हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ स्टडी कविता। आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीपीएसपी होता क्या है। आपने पार्ट 3 के बारे में पढ़ा जो था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब संविधान जो निर्माता थे हमारे, उनके माइंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो वो चाहते थे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए सबके पास होने चाहिए। लेकिन क्योंकि उस टाइम हमारे देश के पास इतनी इकोनॉमिक जो थी वो स्टेबल नहीं थी, इसलिए ये पॉइंट्स हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। जैसे कि पेंशन वाला टॉपिक है, अब संविधान निर्माता चाहते हैं सबको पेंशन भी मिले, बुढ़ापा पेंशन मिले या जो भी पेंशन है वो मिले, पब्लिक जो वेलफेयर है उनके लिए काम करे वो। लेकिन उस टाइम इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी नहीं थी ताकि वो इतना पैसा वो लगा सके। तो इसलिए उन्होंने डीपीएसपी बनाया। डीपीएसपी में वो आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब कि नॉन जस्टिसेबल हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट का हमारा वायलेशन हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा डीपीएसपी का वायलेशन हो तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इट्स टोटली अप टू द स्टेट। ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट अगर अपनी पॉलिसी बनाती है तो उसको डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनानी चाहिए। इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। जो आर्टिकल 36 है वो कहता है कि स्टेट को अगर अपनी पॉलिसी बनानी है तो उसको अपने किसको ध्यान में रख के बनानी है वो पॉलिसी, डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनानी है। इसके बाद आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है कि हम लीगली इन्फोर्स नहीं है। ये जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है। अगर उसको अपनी पॉलिसी, अगर अपनी पब्लिक वेलफेयर के जो भी पॉइंट्स उसको डीपीएसपी में से चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हम कोर्ट में नहीं जा सकते डीपीएसपी के लिए। तो इसकी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं जो डीपीएसपी को फॉलो करते हैं। ये 3 प्रिंसिपल में इनके आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, देन गांधीयन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो पहले पढ़ते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन से हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल वो होते हैं जो हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। सोशल जस्टिस से हमारा मतलब है कि जैसे कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन, ताकि उनके साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो, तो सोशली जस्टिस देने के लिए उनको आरक्षण दिया गया। ये हमारा सोशल जस्टिस में आएगा। नेक्स्ट फिर ये हमें प्रोवाइड करवाता है इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे कि मैंने पेंशन वाला टॉपिक आपको बताया था कि सरकार हमें पेंशन देती है कि इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी बन सके हर लोगों में। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल इज जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है वो है आर्टिकल 38। वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और जो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे लोगों में उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाएगी वो इसमें आते हैं आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 यही कहता है कि जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम में या फिर स्टेटस में उसको मिनिमाइज़ करा जाए और जो पब्लिक वेलफेयर है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। फिर आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है कि मैन एंड वुमेन को इक्वल पे में देना चाहिए। अगर मैन एंड वुमेन इक्वल काम कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल पेमेंट भी देनी चाहिए। यूँ नहीं है कि मैन को ज़्यादा पेमेंट कर दी और वुमेन को कम दे दी। तो मैन और वुमेन में इक्वालिटी लाने के लिए ये आर्टिकल है जो बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ए है ये। आर्टिकल 39 ए ये बाद में अमेंड किया गया था आर्टिकल 39 में ही। ये कहता है कि अगर कोई पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अगर उन पर कोई केस वगैरह हो जाए तो वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके या अपने लिए एक लॉयर हायर कर सके। तो इसलिए उनको जो लॉयर है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। इसलिए आर्टिकल 39 ए बाद में जो अमेंड किया गया उसमें ये कहा गया कि प्रमोट इक्वल जस्टिस मिले सबको और फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो पुअर लोग हैं उनको फ्री लीगल एड गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। अब आपका ये आर्टिकल 40 कहाँ है? आर्टिकल 40 है गांधीयन प्रिंसिपल में। तो इसमें जो से आर्टिकल आते हैं मैं आपको वही पढ़ाऊंगी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 41 कहता है कि हमारे पास राइट टू वर्क हो, राइट टू एजुकेशन हो। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए राइट टू वर्क का हमें जो है दिया गया है आर्टिकल 41 में, क्योंकि हर किसी को काम करने का अधिकार है, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। नाउ आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बनाया गया जो ये वर्किंग कंडीशन होती है उसमें सुधार लाने के लिए। जैसे कि मटेरियल रिलीफ दिया गया लेडीज़ को। आजकल तो पैटर्निटी लीव भी दी जाती है ना आजकल तो, या फिर लंच ब्रेक मिलता है, खाने के लिए कुछ ब्रेक दे दिया। और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो हज़ार्डस फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे
उनमें प्रॉपर प्रिकॉशन हो वर्कर्स के लिए, जो भी उनके प्रिकॉशन का सामान है वो उन्हें दिया जाए, तो वो आर्टिकल 41 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 43 कहता है कि अगर इंसान कोई आपका काम कर रहा है आपके लिए, तो उसको कम से कम इतने पैसे तो दे जाएँ ताकि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर सके, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके लोगों की। तो ये सब आता है आर्टिकल 43 में। इसके भी आगे जो है वो आर्टिकल 43 की अमेंडमेंट्स हैं। आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ए कहता है कि वर्कर्स की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि वो भी अपना इन्वॉल्वमेंट उनका काम में से ज़्यादा होता है इसलिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47, जो कहता है कि हमारे जो पीपल हैं, इंडियन पीपल, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो, इसलिए उनको न्यूट्रिशन अच्छा से अच्छा दिया जाए। यह आता है आर्टिकल 47 में। अब पढ़ते हैं गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी ना नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, उसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 40, जो कहता है विलेज पंचायत होनी चाहिए हर स्टेट में। अब इस टॉपिक को लेके गांधी जी और अम्बेडकर जी जो हैं, उन दोनों की जो विचार हैं वो एक दूसरे से अलग थे। गांधी जी कहते थे कि विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन जो अम्बेडकर जी थे वो इस फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था इससे लोगों में पावर ज़्यादा आएगी और इससे करप्शन भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल को डीपीएसपी में डाला गया, ताकि अब ये स्टेट के ऊपर है कि इसे अप्लाई करना है नहीं करना है। तो विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट आता है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 43, जो कॉटेज इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा देना, गांधी जी का सपना जो था उसको बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43 में ये डाला गया, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे आर्टिकल 43 आपने यहाँ भी पढ़ा था, कि आर्टिकल 43 के ही पॉइंट्स है ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वर्कर का मैनेजमेंट होना चाहिए, और जो लिविंग एक डिसेंट लिविंग उन्हें दी जाए, ये आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंतर्गत, इसलिए उसको सोशलिस्टिक में डाला गया। अब ये जो आर्टिकल है कॉटेज वाला, वो गांधी जी की आइडियोलॉजी के बेस्ड उनको ध्यान में रख के ये बनाया गया था, इसलिए इसको इस प्रिंसिपल के अंदर डाला गया। नाउ आर्टिकल 46, प्रमोट वॉलेंटियर फॉर्मेशन, जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये सब जो बनती है इनको प्रमोट किया जाए, ये आता है आर्टिकल 43 बी में। फिर आता है आर्टिकल 46, जो भी एससी और एसटी के लोग होते हैं ना, उनमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाए। जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसकी उनकी एक्सप्लोटेशन ना हो, शोषण ना हो उनका, इसलिए आर्टिकल 46 बनाया गया, ताकि वो भी जो समाज में है उनका समान एक दर्जा हो। आर्टिकल 47 कहता है कि जो भी इंटॉक्सिकेट जो ड्रिंक होती है, जैसे कि अल्कोहल, अब आप जानते हैं जैसे कि बंसीलाल की गवर्नमेंट में हरियाणा में भी शराब के ऊपर बैन लगाया गया था, तो वैसे ही आर्टिकल 47 कहता है कि जो हमारे ह्यूमंस के लिए ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, वो इंजूरियस है हमारी हेल्थ के, तो उसको बैन किया जाए, उसको उसको प्रमोट ना किया जाए। आर्टिकल 47 कह रहा है जो काउज हैं, उनके स्लोटर हाउस हैं, उन सबको बैन होना चाहिए, उन सबको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये सब दुधारू पशु होते हैं, तो ये हमें बेनिफिट देते हैं, इनका ये हमें दूध देते हैं, तो इससे हमारा बेनिफिट्स होता है, तो इसलिए ये सब बंद किए जाएं। नाउ अब पढ़ते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल, लिबरल का मतलब होता है उदारता या उदारवादी जो थिंकिंग है उसके ऊपर ये बने हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए सेम लॉ हो, सेम ही रूल्स हो पर्टिकुलर कम्युनिटी के। जैसे कि अब हर कम्युनिटी के अलग अलग रूल्स अपने हैं। जैसे कि शादी का पॉइंट है, तो मुस्लिम में अलग तरह से शादी की जो रस्में हैं वो की जाती हैं, हिंदू में अलग से की जाती हैं, जितनी भी कम्युनिटी हर में अलग अलग कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब एक ही जैसी हो, एक ही रूल बना दिया जाए, जो कि अभी इंडिया में इम्प्लीमेंटिंग नहीं किया गया है। नाउ आर्टिकल 47, ये सब आपको पता ही है कि आर्टिकल 45 क्या कहता है कि जो भी 14 साल के जितने बच्चे हैं उन सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, तो इसलिए आर्टिकल 45 में आ गया। नाउ आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 कहता है कि हमें इंडस्ट्री जो एनिमल हस्बेंड्री और जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए। और आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी धरोहर है हमारे देश की, उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड नाउ आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेट होना चाहिए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 50 को ऐसे भी याद कर सकते हैं 50-50, मतलब कि अलग कर दिया गया।
जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस पता है आपको? एग्जीक्यूटिव होता है कि जैसे कि कोई भी क्राइम करा, उसको जीएसटी है, मानो जीएसटी अब कोई नहीं भरेगा तो उसको 5 साल से ऊपर की सज़ा होगी। अब एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, उसको उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने जीएसटी नहीं भरा, मतलब कि जैसे पुलिस वगैरह होगी, तो वो अपना काम करेंगे कि जिन्होंने रूल फॉलो नहीं करा देश के, या फिर कोई रूल तोड़ा है, तो उनको पकड़ेंगे। अब वो पकड़ के खाने देंगे जुडिशरी के पास, न्यायालय में। फिर कोर्ट जो है उन्हें सज़ा सुनाएगा। ये इसलिए किया गया ताकि करप्शन कम हो सके, इसलिए ये किया गया। फिर आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है कि हमें इंटरनेशनल जो पीस है उसको प्रमोट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। इसलिए भारत का आप हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि भारत ने कोई भी जो ट्रीटी है अपनी पड़ोसी देश से करी है, वो आज तक उसने नहीं तोड़ी है, क्योंकि भारत एक पीस जो है मेंटेन करने में विश्वास रखता है। जो अपने पड़ोसी देश हैं, जो भी हैं, जितने भी नेशंस हैं, कभी भी भारत कभी पहले हमला नहीं करता, उसे पीस मेंटेन करने में ज़्यादा ध्यान रखता। तो ये थे हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो है डीपीएसपी के। अब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप कंफ्यूज ना हो रहे, तो इसलिए मैं आपको डिफरेंस भी, पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है, हम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट को लेकर। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, नॉन जस्टिसेबल, हम अगर इसका वोलेशन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट को नेगेटिव माना गया है। क्यों क्यों माना गया है नेगेटिव? क्योंकि ये जो हमारी स्टेट है उसको कुछ काम करने से रोकता है। लेकिन डीपीएसपी स्टेट को फुल पावर देता है, क्योंकि स्टेट के ऊपर उसको क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, पॉलिटिकल को की डेमोक्रेसी देते हैं कंट्री में। और जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक की जस्टिस में और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये थे कुछ बातें डीपीएसपी के बारे में। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस भी बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, इस वीडियो को पूरी देखें। तो प्लीज़ like this video and share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much, friends.